MCQ नंबर 11 पे बात करते हैं जी। द चार्ज इन कूलम ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो बेटा आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ज़बानी बता सकें, जिस तरह मैं बता सकता हूँ। डी ऑप्शन है जी। हालांकि ये मैं करके नहीं आया हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक को मैं करके आता हूँ, इसको मैं करके नहीं आता, ठीक है। अब बेटा कैसे, आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज टू मास रेशो आपने पढ़ी है। वो क्या थी चार्ज टू मास रेशो? 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। पढ़ा हमने इतना 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg है। अगर पर ग्राम करना चाहें तो इस kg को मैं ग्रामों में कन्वर्ट करूं, तो kg को ग्रामों में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा? 10⁻³ ग्राम, 10⁻, क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg होते हैं। kg की बजाय मैंने 1000 ग्राम लिख दिए। 1000 ग्राम को मैंने लिखा 10⁻3, 10⁻, तो बेटा ये नीचे प्लस ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 11 में से 3 माइनस कर लें। बोलो बच्चे, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। 1 ग्राम में इतना कूलम में चार्ज होगा। अब इसमें है कोई कैलकुलेशन? जस्ट आपने ट्रिक अप्लाई करनी है, ट्रिक अप्लाई करके आंसर तक पहुंच रहे हैं। MCQ नंबर 12 बेटा, कैथोड रेज वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय। अब ये तो ज़रा सीधा लफ्ज़ है, क्या है जी जय स्टोनी। बेटा ये जो मशहूर साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे काम किया, किसी ने चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया, किसी ने चार्ज फाइंड किया, किसी ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन सीधे इसके अपने पास एक टेबल बनाए कि हैंड्रॉफ ने क्या किया है, पैरन ने क्या किया है, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया है, ये सारा अपने पास एक टेबल बनाए, ठीक है। That is MCQ number 13, which is very important MCQ जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 10 स्टेट इज। बेटा याद रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला होता है कि एनर्जी, किसी भी शेल से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा? 13.6 N2Z² डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर। किसी भी शेल से एनर्जी निकालने के लिए, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है तो फार्मूला है 13.6 × डिवाइड बाय। अगर बच्चे किलो जूल पर मोल में है तो फिर लिखेंगे E = 1313 × डिवाइड बाय N का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की Z की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। तो बेटा ये क्या बनेगा? E = 13.6 N2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 100 होता है। ऐसी बात बेटा, सॉल्व कर लो बेटा। ये इसके बराबर आ गया जी, ये वाला इसके बराबर आ गया, तो इसके डेसिमल लग जाएगा। या ऐसा कर लो, इस डेसिमल को यहाँ पे 2 शिफ्ट कर लो, इसको 2 यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है कोई ऐसा ऑप्शन? है कोई ऐसा ऑप्शन? अब इसमें कोई मसला है, लेकिन मेजॉरिटी लोग फिर जो इन प्रोसेस से नहीं गुजरे होते वो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। ये था बेटा हमारा MCQs नंबर कितना जी? 13। MCQ नंबर 14, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन? बेटा याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो फाइंड करनी होती है ना, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है 13.6 × Z का स्क्वायर। 13.6 × Z का स्क्वायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर किलो जूल में निकालनी है 1313 N2Z का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए कितनी थी? 13.6। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो बेटा लिखें 13.6 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा। कितना होता है जी? 13.6 × 4। आपको पता है 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? 52 प्लस 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2.4। ऐसा ही है। इसको जब इस तरह की बात आई है ना फ्रिक्शन में, क्या करें? तो बेटा आप समझ सकते हो क्या आंसर आना चाहिए? 54 है ऐसा कोई ऑप्शन? है कोई ऐसा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये कितनी आसान बात है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता हो और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसको अपने पास एक कॉपी रखो, उस पर फार्मूलों सबको इकट्ठे करो,
ये तो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे ना। अच्छा, MCQ नंबर 15 पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सियल ऑर्बिटल? कौन सा एक्सियल ऑर्बिटल नहीं है जी? याद रखना, D 5 ऑर्बिटल होते हैं। D कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। कौन से 5 ऑर्बिटल? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। ठीक है, 5 सेट होते हैं D ऑर्बिटल के। इन 5 में से ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, इनको कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल। क्या मतलब है? इनके लोब एक्सिस पे नहीं होते, एक्सिस के दरमियान होते हैं ऐसे, यानी X और Y के दरमियान होंगे, Y और Z के दरमियान होंगे, Z और X के दरमियान होंगे, यानी DXY, DYZ, DZX, ये 3 D ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। चूंकि इनके लोब एक्सिस पे नहीं होते, इनके लोब एक्सिस पे, इनके लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान होते हैं। इन 3 ऑर्बिटल को D एप्सिलॉन ऑर्बिटल भी कहते हैं जी। इन 3 ऑर्बिटल को T2G ऑर्बिटल भी कहते हैं जी। ठीक है, जबकि ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये 2 DX2, Y2 और DZ2, इनके लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर होते हैं, यानी DX2, Y2 में एक लोब X एक्सिस के ऊपर होगा, एक Y एक्सिस के ऊपर। इनको एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। इनको D गामा ऑर्बिटल कहते हैं। इनको EG ऑर्बिटल भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? अब बेटा, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम होती है जी। ऐसा क्यों होता है? आपने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी न किसी जगह पढ़ा होगा, लीगेंड जब आते हैं तो लीगेंड एक्सिस को अप्रोच करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं। जब लीगेंड आते हैं तो लीगेंड और इन ऑर्बिटल के दरमियान रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए वो दूसरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से एनर्जी गेन करते हैं। तो नॉन एक्सियल की एनर्जी कम हो जाती है, इनकी एनर्जी। इसलिए जब भी लीगेंड D ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे, 2 सेट में। तो बेटा, कौन सा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है? मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी, अब आपने खुद बोलना है जी। कौन सी जी? ए ऑप्शन हो गया बेटा। तो ये आपके थे MCQ नंबर 15 तक जी। ठीक है।